हेलो बच्चों, दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ हिस्ट्री चैप्टर 10 ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। अपने पिछले वीडियो में फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्यापार और व्यापारियों के बारे में। हमने पढ़ा था कि व्यापारी जो लोग थे वो जगह जगह से सामान इकट्ठा करते थे, जहाँ पे वो चीज़ें बनाई जाती थी वहाँ से सामान को लाते थे और दूर दूर जगह ले जाकर बेचते थे। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी समुद्र तटों से लगे राज्य के बारे में। इसमें हमने मूवेंदर के बारे में चर्चा की थी। मूवेंदर ये एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है तीन मुखिया, और इसका यूज़ तीन शासक परिवारों के लिए किया गया था। और वो शासक परिवार थे चोलास, चेरास और पांड्यास, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। कौन? चोल, चेरास और पांड्यास। इसके लगभग 200 साल के बाद पश्चिम भारत में सतवाहन राजवंश का काफ़ी प्रभाव बढ़ गया। सतवाहनों का शासन बढ़ गया। सतवाहन एक राजवंश था जिसका सतवाहनों का जो राजा था वो था सतकर्णी। सतकर्णी जो था वो गौतमी बालाश्री का बेटा था। उसकी मम्मी का नाम था गौतमी बालाश्री। सतकर्णी की मम्मी का नाम था गौतमी बालाश्री का बेटा था सतकर्णी। और सतकर्णी और जो दूसरे सतवाहन शासक थे उन्हें दक्षिण पथ का स्वामी कहा जाता था। दक्षिण पथ का मतलब होता था दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। आज हम आगे पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट, रेशम मार्ग की कहानी। तो स्टार्ट करते हैं। The rich glossy color of silk as well as its smooth texture make it a highly valued fabric in most societies. ज़्यादातर सोसाइटी में कीमती चमकीले रंग और मुलायम बनावट की वजह से रेशम के कपड़े सोसाइटी में काफ़ी फेमस थे, बहुमूल्य माने जाते थे। मेकिंग सिल्क इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। सिल्क को बनाना, सिल्क का कपड़ा तैयार करना, रेशम का कपड़ा तैयार करना काफ़ी एक बहुत जटिल प्रोसेस था, कठिन प्रोसेस था। रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द cocoon of silkworms spun into thread and then woven into cloth। जो रेशम बनाने की जो प्रोसेस थी, टेक्निक थी, इसका आविष्कार जो रेशम का कीड़ा होता है एक, उससे कच्चा रेशम निकालकर फिर उसकी सूत की कताई होती है और फिर उससे सूत की कताई होने के बाद फिर उससे रेशम का कपड़ा बुना जाता है। Technique of making silk were first invented in China around 700 years ago। रेशम बनाने की जो टेक्निक है उसका जो आविष्कार हुआ था वो सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। While the methods remained a closely guarded secret for thousands of years, some people from China who went to distant lands on foot, horseback and on camels carried silk with them. The path they followed came to be known as the Silk Route। तो सबसे पहले जो सिल्क बनाने की जो टेक्निक थी उसका आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था करीब 7000 साल पहले। इस टेक्निक को चीनी लोगों ने काफ़ी हजार सालों तक पूरी दुनिया से छुपा के रखा, लेकिन चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ इन रेशमी कपड़ों को भी ले जाते थे। ये सिल्क के कपड़े भी लेके जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे उन रास्तों को बाद में सिल्क रूट के नाम से वो रास्ते फेमस हो गए। रेशम मार्ग उनको कहा जाने लगा। Sometimes Chinese rulers sent gift of silk to the rulers in Iran and West Asia, and from there the knowledge of silk spread further west। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को गिफ्ट के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। About 2000 years ago, wearing silk became the fashion
amongst rulers and rich people in Rome. यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। It was very expensive as it had to be brought all the way from China along dangerous roads through mountains and deserts. People living along the route often demanded payments for allowing traders to pass through. इसकी जो ये रेशम का कपड़ा था, इसकी ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता था, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में, रेशम के कपड़े लाने में दुर्गम, काफ़ी अनइवन, उबड़ खाबड़ पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग जो ये कपड़ा लेके आते थे, उन व्यापारियों से यात्रा का शुल्क भी मांगते थे, यात्रा करने के लिए पैसा भी मांगते थे। Look at map 6 page 84-85 which shows the Silk Route and its branches. मैप 6 पेज नंबर 84-85 को देखो, इसमें जो सिल्क रूट है और उसकी ब्रांचेस को दिखाया गया है। Some kings tried to control large portion of the route. This was because they could benefit from taxes, tributes, and gifts that were brought by traders traveling along the route. In return, they often protected the traders who passed through their kingdoms from attacks by robbers. कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि इन रास्तों पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें टैक्स, ट्रिब्यूट और गिफ्ट के ज़रिए प्रॉफिट मिलता था। इसके बदले ये शासक जो शासक थे, वहाँ के जो शासक थे, वो उन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरने देते थे और उनको लुटेरों से, जो लुटेरे थे, उन रास्तों में लुटेरे भी रहते थे, तो उनसे उनको प्रोटेक्ट करना भी उन शासकों का काम होता था। The best known of the rulers who controlled the Silk Route were the Kushanas, who ruled over Central Asia and Northwest India around 2000 years ago. सिल्क रूट पर कंट्रोल रखने वाले शासकों में सबसे जो फेमस था वो कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। किनका? कुषाणों का। Their two major centers of power were Peshawar and Mathura. पेशावर और मथुरा कुषाणों के दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे, सेंटर थे। तक्षशिला was also included in their kingdoms. तक्षशिला भी इनके राज्य का ही हिस्सा था। During their rule, a branch of the Silk Route extended from Central Asia down to the seaports at the mouth of the river Indus, from where silk was shipped westward to the Roman Empire. इनके कुषाणों के शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक ब्रांच मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी, इंडस रिवर के पोर्ट तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों, जो पानी के जहाज़ होते हैं, फिर यहाँ से इन पोर्ट के किनारे, पोर्ट में ये जो पोर्ट थे, यहाँ से जहाज़ों में रेशम पश्चिम की ओर से रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। द कुशानास वर अमंग्स्ट द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट टू इश्यू गोल्ड कॉइन्स। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले जो शासक थे वो कुषाण ही थे। इस सबकॉन्टिनेंट में सबसे पहले सोने के सिक्के जिन्होंने जारी किए थे वो शासक कुषाण थे। These were used by traders along the Silk Route. सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इन सिक्कों का उपयोग किया करते थे। The spread of Buddhism. बौद्ध धर्म का
प्रसार। द मोस्ट फेमस कुशाना रूलर वॉज कनिष्क, हु रूल्ड अराउंड 1900 ईयर्स एगो। कुषाणों का जो सबसे प्रसिद्ध राजा था वो था कनिष्क। कनिष्क ने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। He organized a Buddhist council where scholars met and discussed important matters. कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था जिसमें सारे विद्वान इकट्ठा होकर इम्पॉर्टेंट विषयों पर चर्चा करते थे, डिस्कस करते थे। अश्वघोष, a poet who composed a biography of the Buddha, the Buddhacharit, lived in his court. अश्वघोष एक पोएट था, कवि था, जिसने कंपोज की थी बायोग्राफी। किसकी? बुद्ध की बायोग्राफी कंपोज की थी। किस नाम से? बुद्ध चरित्र के नाम से। वो कनिष्क के ही दरबार में रहते थे। वो पोएट जो था अश्वघोष, वो कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। अश्वघोष एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगेन राइटिंग इन संस्कृत। उसके बाद अश्वघोष और जो दूसरे बौद्ध विद्वान थे उन्होंने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। A new form of Buddhism known as महायान बुद्धिज्म now developed. इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ, डेवलप हुआ। This had two distinct features. इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। Earlier, the Buddha's presence was shown in sculpture by using certain signs. पहले क्या होता था, जो मूर्तियों के द्वारा बुद्ध की जो उपस्थिति थी, प्रेजेंस को दिखाया जाता था साइंस के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से बुद्ध की बातों को या बुद्ध के बारे में बताया जाता था, मूर्तियों से बताया जाता था। For instance, his attainment of enlightenment was shown by sculptures of the peepal tree. एग्जाम्पल के तौर पे जो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उसके बारे में पीपल के पेड़ की मूर्ति बनाकर दिखाया जाता था। Now statues of the Buddha were made. Many of these were made in Mathura while others were made in Takshila. लेकिन अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इसमें जो ज़्यादातर बुद्ध की प्रतिमाएं थी वो मथुरा में, तो ज़्यादातर मथुरा में बनाई जाती थी और कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। द सेकेंड चेंज वॉज अ बिलीफ इन बोधिसत्व। जो दूसरा परिवर्तन था वो बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया, विश्वास को, बिलीफ मतलब विश्वास को लेकर आया। किसमें? बोधिसत्व में। These were supposed to be person who had attained enlightenment. Once they attained enlightenment, they could live in complete isolation and meditate in peace. बोधिसत्व उन्हें कहते हैं, उन लोगों को कहते हैं जो जिनको ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन लोगों को एकांत, अकेले रहना पड़ता था और अकेले रहकर ध्यान साधना करनी पड़ती थी। However, instead of doing that, they remained in the world to teach and help other people. लेकिन ऐसा करने के बजाय वो लोग जो थे वो शिक्षा देने में, दूसरों को शिक्षा देने में मदद करने लगे और संसार के परिवेश में ही रहना ठीक समझते थे। द वर्शिप ऑफ बोधिसत्वास बिकेम वेरी पॉपुलर एंड स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, चाइना एंड लेटर टू कोरिया एंड जापान। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई, फेमस हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक भी फैल गई। Buddhism also spread to western and southern India, where dozens of caves were hollowed out of hills for monks to live in.
बौद्ध धर्म का प्रचार था वो पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में काफ़ी सारे दर्जनों गुफाएं खोदी गई। Some of these caves were made on the orders of kings and queens, others by merchants and farmers। इसमें से जो कुछ गुफाएं थी वो राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों और किसानों के द्वारा बनाई गई थी। These were often located near passes through the western Ghats। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। Roads connecting prosperous ports on the coast with cities in the Deccan ran through these passes। दक्कन के शहरों और तटों के बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। Traders probably halted in these caves monasteries during their travels। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में आराम करने के लिए रुकते थे। जो यात्रा करने वाले थे वो इन गुफाओं में आराम करने के लिए रुकते थे। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ eastward to Sri Lanka, Myanmar, Thailand and other parts of Southeast Asia including Indonesia। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे भागों में भी फैला। The older form of Buddhism known as Theravada Buddhism was more popular in these areas। जो थेरवाद नाम का बौद्ध धर्म था वो सबसे पहले थेरवाद नाम से इन रीजन्स में प्रसिद्ध था। काफ़ी थेरवाद नाम से बौद्ध धर्म सबसे पहले इन क्षेत्रों में प्रचलित था। द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। क्वेस्ट मतलब होता है जिज्ञासा। एज ट्रेडर्स जर्नीड टू डिस्टेंट लैंड्स इन कारवांस एंड शिप्स, पिलग्रिम्स ऑफन ट्रेवल्ड विद देम्स। व्यापारी काफिलों में और जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। पिलग्रिम्स क्या होते हैं? तीर्थयात्री होते हैं। पिलग्रिम्स आर मैन एंड वेमेन who undertake journeys to holy places in order to offer worship। तीर्थयात्री वे आदमी औरत होते हैं जो प्रार्थना के लिए, पूजा करने के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। The best known of these are the Chinese Buddhist pilgrims Faiyan, who came to the subcontinent about 1600 years ago, Yanzheng, who came around 1400 years ago, and Aiqing, who came about 50 years after Wanzheng. They came to visit places associated with the life of the Buddha, chapter 7, as well as famous monasteries। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीन का बौद्ध तीर्थयात्री फाइयान। काफ़ी प्रसिद्ध है, फेमस है। फाइयान जो भारत की यात्रा पर चीन से आया था भारत की यात्रा करने, वह करीब 1600 साल पहले आया था। उसके बाद हुआनज़ेंग आया, वो करीब 1400 साल पहले भारत आया यात्रा करने के लिए, और उसके हुआनज़ेंग के बाद आया था उसके करीब 50 साल बाद आइक्विंग आया। ये जो तीनों आए थे भारत के में यात्रा करने के लिए, ये तीनों बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे, बुद्ध के बारे में जानने के लिए।
ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। इनमें से प्रत्येक हर एक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा के बारे में बताया कि उनके वो भारत की यात्रा में क्या क्या देखने को मिला, उन्होंने क्या क्या सीखा, ये सब उन्होंने बताया। They wrote of the dangers they encountered on their travels, which often took years, of the countries and the monasteries that they visited, and the books they carried back with them. अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी उन्होंने लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा भी, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। हाउ फाइयान रिटर्न टू चाइना। फाइयान चीन वापस कैसे लौटा। फाइयान बिगेन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम बंगाल। फाइयान जो था उसने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। He boarded a ship belonging to some merchants. वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। They had barely traveled for 2 days when they were caught in a storm. मुश्किल से 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। वो सब जो जितने भी उस जहाज़ में गए थे वो सब ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन ही चल पाए थे कि समुद्र में तूफान में वो फंस गए। द मर्चेंट्स बिगेन थ्रोइंग देयर मर्चेंडाइज ओवरबोर्ड सो एज टू लाइटन द लोड एंड सेव द शिप फ्रॉम सिंकिंग। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें रखा सारा माल उन्होंने जहाज से बाहर फेंक दिया, जिससे जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे वो सब, जिससे जहाज हल्का हो जाए और डूबे ना। फाइयान थ्रू अवे हिज मैगरी पर्सनल बिलोंगिंग्स बट क्लंग टू हिज बुक्स एंड द स्टैच्यूज ऑफ द बुद्धा दैट ही हैड कलेक्टेड। फाइयान जो था उसने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन बुक्स को और बुद्ध के मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान इकट्ठा किया था। फाइनली द स्टॉर्म सबसाइडेड आफ्टर 13 days. दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब द सी। आखिर में 13 दिनों के बाद आंधी, वो जो समुद्र में जो तूफान आया था वो 13 दिनों के बाद रुक गया। और फिर फाइयान ने समुद्र का जो बारे में बताया वो इस तरह था। द सी इटसेल्फ इज़ बाउंडलेस इन एक्सटेंट। इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और वेस्ट except by observing the sun, moon or stars in their motions. If it is dark, rainy weather, the only plan is to steer by the wind. समुद्र काफ़ी बड़ा है। सूरज, चाँद, तारों की गति को देखने के लिए, मोशन को देखने के लिए देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है और पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। It took him more than 90 days to reach Java, where he halted for 5 months before boarding another merchant ship that took him to China. जावा पहुंचने में फाइयान को 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका जावा में फाइयान। इसके बाद दूसरे व्यापारियों के जहाज़ में चढ़कर वो चीन पहुँचा। तो इस तरह फाइयान वापस भारत से चीन पहुँचा।
Huanzhang, who took the land route back to China through the northwest and central Asia, carried back with him statues of the Buddha made of gold, silver, and sandalwood, and over 600 manuscripts loaded on the backs of 20 horses. Huanzhang जो था वो जमीन के रास्ते से उत्तर पश्चिम, तो हुआनज़ैंग जो था वो ज़मीन के रास्ते से चीन वापस लौटा। वो जो था हुआनज़ैंग वो ज़मीन के रास्ते से, वो शिप से नहीं गया, वो ज़मीन के रास्ते से चीन वापस लौटा और उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ और 600 से भी ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट इकट्ठा की थी, जिन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। मैन्यूस्क्रिप्ट को हिंदी में बोलते हैं पांडुलिपियाँ। तो वो 600 से ज़्यादा पांडुलिपियाँ मैन्यूस्क्रिप्ट अपने साथ लेकर गया 20 घोड़ों पर। Over 50 manuscripts were lost when the boat on which he was crossed the Indus capsized. He spent the rest of his life translating the remaining manuscript from Sanskrit into Chinese. उनमें से 600 में से 50 जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी उस समय खो गई जब वह इंडस नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई थी, पलट गई थी, मतलब उसमें 600 में से 50 मैन्यूस्क्रिप्ट खो गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई मैन्यूस्क्रिप्ट का संस्कृत से चीन में ट्रांसलेट करने में लगा दिया, क्योंकि जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो संस्कृत में लिखी गई थी। तो उसने जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट बची थी अपना सारी जीवन उसने अपनी पूरी लाइफ उन मैन्यूस्क्रिप्ट को चाइनीज़ में ट्रांसलेट करने में बिता दिया। नालंदा, a unique center of Buddhist learning. नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र, यूनिक सेंटर। Huanzhang and other pilgrims spent time studying in Nalanda, Bihar, the most famous Buddhist monastery of the period. This is how he described it. Huanzhang और जो दूसरे तीर्थयात्री थे उन्होंने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा जो बिहार में है उसमें अध्ययन किया था। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, क्या लिखा है? The teachers are men of the highest ability and talent. They follow the teachings of the Buddha in all sincerity. The rules of the monastery are strict and everyone has to follow them. यहाँ के शिक्षक, यहाँ के जो टीचर्स हैं, नालंदा के जो टीचर्स हैं वो योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वो पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम जो मोनेस्ट्रीज़ हैं यहाँ की, उसके नियम, उसके रूल काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते हैं। Discussions are held throughout the day and the old and the young mutually help one another. पूरे दिन यहाँ वाद विवाद चलते रहते हैं जिसमें युवा जो जवान लोग हैं और बूढ़े दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। Learned men from different cities come here to settle their doubts. अलग अलग शहरों से विद्वान लोग अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। The gatekeeper asks new entrants difficult question. They are allowed to enter only after they have been able to answer these. 7 or 8 out of every 10 are not able to answer. नए जो आगंतुक हैं वो सबसे पहले जो गेट कीपर है वो उनसे, नए आने वाले लोगों से क्वेश्चन पूछता है।
जो वहाँ का गेट कीपर है, वो जो नए लोग वहाँ आते हैं उनसे सबसे पहले गेट कीपर क्वेश्चन पूछता है। उन्हें अंदर आने की परमिशन तभी मिलती है जब वह गेट कीपर को सही आंसर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 ही सही आंसर दे पाते हैं।